नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, जो हमारे सेकंड ग्रेड परीक्षा के अंदर इस बार नए सिलेबस में जुड़ा हुआ टॉपिक है। और ये नया टॉपिक होने के कारण ज़रूर यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना बनती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और लगातार वीडियो को, यदि आपको देखने से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, नागरिकता, इसका मतलब ये होता है कि नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अर्थात नागरिक राष्ट्र का स्थायी व्यक्ति होता है और उसे राज्य प्रदत्त सभी संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकता का उल्लेख हमारे जो संविधान में है वो कहाँ पर है? तो देखिए, नागरिकता का उल्लेख भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, संविधान का भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भारत में किस तरह की नागरिकता है? भारत में एकल यानी इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। कनाडा, भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। कौन कौन से देशों में? कनाडा में, भारत में और ब्रिटेन में, इन तीनों में एकल नागरिकता है। जबकि अमेरिका में दोहरी और स्विट्ज़रलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। कनाडा, भारत और ब्रिटेन, यहाँ पर तो एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी तथा स्विट्ज़रलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता कौन सी सूची का विषय है? देखिए, 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। और जब संघ सूची का विषय होगा तो जिस पर कानून कौन बनाएगी? संसद। साधारण बहुमत से संसद इस पर कानून बनाती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 30 दिसंबर 1955 को प्रारंभ हुआ था ये, और इसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। कब कब हुए? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2020 जो अभी हुआ था, CAA 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ, संसद से 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ तथा 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और इसी के साथ यह अधिनियमित हुआ था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया था। इसके अंदर प्रावधान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पूर्व आने वाले 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हैं और इनको जो है भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी, जिसमें हिंदू है, सिख है, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। यह अधिनियम अनुसूची 6 में शामिल राज्यों पर लागू नहीं होगा। मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू नहीं होगा। यह अधिनियम इनर लाइन स्टेट पर लागू नहीं होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो NPR है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC, इनमें देसी और विदेशी दोनों शामिल है। केवल देसी भारतीय शामिल है। सर्वप्रथम 2010 में तैयार हुआ था ये, 1951 में सर्वप्रथम बनाया गया था और 2020 में पुनः प्रक्रिया शुरू। प्रथम राज्य था असम, जहाँ ये नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हुआ था। असम समझौता देखिए 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में हुआ था ये। 24 मार्च 1971 से पूर्व असम में निवास करने वाले व्यक्तियों को ही असम का नागरिक माना जाएगा। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म से, वंश अवजनन से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अधिग्रहण से। जन्म से देखो कैसे करते हैं, धारा 3 के अंदर यदि किसी का जन्म भारत में हुआ है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व यदि है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाती है। नंबर 2, 1 जुलाई 1987 को या उसके पश्चात
किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ के पूर्व हुआ है और जिसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है, या अथवा में फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात जहां उसके माता या पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, या जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि विदेशी राजदूत व विदेशी शत्रु होने वाली संतान का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है। नंबर 2, एक तो जन्म से हो गया, दूसरा देखिए वंश के आधार पर। धारा 4 में यदि किसी के माता या पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ है तो उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाती है। 10 दिसंबर 1992 से पूर्व केवल पिता का प्रावधान था, लेकिन 10 दिसंबर 1992 को माता का प्रावधान भी जोड़ दिया गया, अर्थात उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 2 प्रकार से होगी, एक तो जन्म से ही, यानी भारत में यदि किसी व्यक्ति का जन्म हो गया हो, और दूसरा है वंश के आधार पर। पहले इसमें पिता का नाम था कि भाई पिता का जन्म देश के अंदर होना चाहिए, भारत के अंदर, अब माता का नाम भी जोड़ दिया 1992 के बाद। 3 दिसंबर 2004 को यह प्रावधान किया गया कि यदि वंश के आधार पर अपनी संतान को भारत की नागरिकता दिलाना चाहते हो तो संतान के जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर भारतीय दूतावास को सूचना देनी होगी। नंबर 3 देखिए, पंजीकरण के आधार पर, क्योंकि भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। धारा 5 में निम्नलिखित वर्गों में से आने वाले लोग पंजीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं? एक तो वह व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 7 वर्ष पूर्व भारत में रह रहे हो। नंबर 2, वह भारतीय मूल के लोग जो अविभाज्य भारत से बाहर अन्य देश में निवास कर रहे हो। तीसरा, वह स्त्रियां जो भारतीय नागरिक से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। चौथा, पूर्ण वयस्क व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई भी पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले 12 माह से भारत में मामूली तौर पर रह रहा हो। पाँचवा है, पूर्ण वयस्क व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 5 वर्षों के लिए भारत का विदेशी नागरिक कार्ड धारकों के रूप में पंजीकृत और भारत में 12 महीनों से निवास कर रहा है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु 7 वर्ष तक भारत में निवास करना अनिवार्य कर दिया। पंजीकरण के आधार पर अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो कितने साल तक? 7 वर्ष तक नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 वर्ष तक पहले निवास करना पड़ेगा, तब जा कर के मिलेगी। और नागरिकता संशोधन 1986 द्वारा ये नियम लगाया था। चौथा देखिए, देशीकरण के आधार पर धारा 6 में कि सामान्यतः 12 वर्षों से भारत का निवासी हो वह व्यक्ति, तो उसको इसकी मान्यता दे दी जाती है। नंबर 5 देखिए, अधिग्रहण से धारा 7 में युद्ध संधि समझौते के माध्यम से यदि किसी क्षेत्र का भारत में विलय कर देते हैं तो वहाँ के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। जैसे गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, सिक्किम राज्य क्षेत्रों का जब भारत में विलय किया गया तब वहाँ अधिवासित लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। भारतीय नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त भी हो सकती है। एक तो स्वेच्छा से परित्याग करने पर धारा 8 में, भारत सरकार को बिना सूचित किए अन्य देश की नागरिकता लेने पर धारा 9 में, सरकार द्वारा वंचित कारणों से धारा 10 में, यानी धोखाधड़ी, झूठे तथ्यों से। लगातार 7 वर्ष तक बिना सूचित किए भारत से बाहर रहने पर, युद्ध में शत्रु की सहायता करने पर, देशद्रोह के आरोप सिद्ध होने पर, फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, संविधान की अवमानना करने पर, यदि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर अन्य देश ने 2 वर्ष की सज़ा सुना दी हो। अनुच्छेद 5 देखिए, तो ये इस प्रकार से अपन ने 5 तरीके इसके देखे कि भारत की नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म से ही धारा 3 में, एक वंश के आधार पर धारा 4, पंजीकरण के आधार पर धारा 5, है ना, और धारा 6 में है देशीयकरण या प्राकृतिकरण के आधार पर धारा 6 में, और अधिग्रहण से धारा 7 में। अब देखिए आगे अनुच्छेद 5 में मूल संविधान में नागरिकता के प्रावधान क्या क्या थे। संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो
जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, तो ये सारे व्यक्ति हकदार होते हैं संविधान में नागरिकता के। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के भारतीय नागरिकता के अधिकार क्या क्या थे। 6A में यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामही मातामही यानी दादा दादी नाना नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के अधिकार कैसे दिए। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मतलब 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया तो वो भारत का नागरिक नहीं रहा, यानी यहाँ से उसकी नागरिकता क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तथा वहाँ से पुनः भारत आने वाले के लिए नागरिकता के अनुच्छेद 6B के प्रावधान लागू होंगे। अनुच्छेद 8 के अनुसार देखिए, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार। कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या मातामह 1935 के एक्ट में परिभाषित भारत में जन्मा था लेकिन वर्तमान भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। भारत से अन्य देशों में जाने वालों के लिए प्रावधान। प्रवासी भारतीय जो जाने वाले लोग होते हैं भारत से अन्य देशों में, तो वहाँ प्रवासी भारतीय नाम होता है उनका। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये PIO 2002 में शुरू हुई थी। दोहरी नागरिकता का कार्ड OCI को कहा जाता है। अनुच्छेद 9 देखिए, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, यानी नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है, संसद, और साधारण बहुमत से बनाती है। संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था और जिसमें अब तक 6 बार संशोधन किया गया। नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की सभी अर्हताएँ पूरी करता है। अब देखिए PIO और OCI कार्ड के बीच क्या अंतर है, तो ये कब जारी हुए थे। सबसे पहले देखिए, PIO कार्ड जो था ये 19 सितंबर 2002 से प्रारंभ है और OCI कार्ड जो है वो 2 दिसंबर 2005 से प्रारंभ है। अब इनको कौन कौन प्राप्त कर सकता है, देखिए PIO कार्ड जिसके पास भारत का पासपोर्ट हो वो इसे प्राप्त कर सकता है, जबकि OCI कार्ड को वह विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद से भारत का नागरिक हो। PIO कार्ड वह या उसके माता पिता या दादा 1935 से पूर्व भारत के नागरिक हो, जबकि OCI में 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल किसी भाग का निवासी हो, वह उसके बच्चे या पोते पोतियाँ भारत के नागरिक हो, तो उसको OCI कार्ड प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति। अब किन किन देशों को कार्ड जारी है देखो, एक तो PIO कार्ड और एक OCI कार्ड। तो PIO कार्ड जो है वो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को छोड़कर अन्य सभी देशों के PIO कार्ड जारी किया जाता है, जबकि OCI कार्ड जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के सभी देशों के PIO को जारी किया जाता है। अब इनको बढ़ाने के लिए शुल्क कितना लगता है, तो PIO कार्ड के लिए तो 18 वर्ष से कम आयु के लिए 7500 रुपये और इससे अधिक आयु के लिए 15,000 रुपये मिल लगते हैं, जबकि OCI कार्ड के लिए 275 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर मूल्य की भारतीय मुद्रा लगती है। PIO कार्ड धारक को लाभ की यात्रा के लिए अलग से वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक बार में भारत में 180 दिनों तक रह सकता है, जबकि OCI कार्ड भारत में किसी भी समय की अवधि के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने की बाध्यता से छूट है और भारत आने के लिए कई बार आने की छूट बहुउद्देशीय और आजीवन वीज़ा प्रदान किया जाता है। अब देखिए PIO कार्ड जारी होने की तारीख से 15 वर्षों तक वीज़ा के बिना भारत यात्रा कर सकते हैं आप, जबकि OCI कार्ड पूरा जीवन भारत की यात्रा कर सकते हो आप बिना OCI कार्ड के। प्रभाव में वर्तमान में PIO कार्ड नहीं है और 9 जनवरी 2015 से OCI कार्ड में विलय हो गया इसका, और जबकि OCI कार्ड आज भी विलय है, वर्तमान में प्रभाव में है अभी भी ये। एक होता है NRI और OCI के बीच तुलना। NRI अनिवासी भारतीय होता है और OCI का मतलब समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता।
तो एनआरआई का मतलब देखिए भारतीय नागरिक होते हैं जो नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए देश से बाहर रहते हैं और जिनके पास भारतीय नागरिकता होती है। जबकि ओसीआई में देखो विदेशी नागरिकता धारण करने वाले वे व्यक्ति होते हैं जो भारतीय संविधान लागू होने के समय अथवा पश्चात कभी भी भारतीय नागरिक रह चुका है। एनआरआई के अंदर ऐसे व्यक्ति सामान्यतः एक वर्ष में 182 दिनों से अधिक अवधि तक भारत से बाहर विदेशों में रहते हैं। जबकि ओसीआई के अंदर ऐसे व्यक्ति विदेशों में ही निवास करने वाले होते हैं। एनआरआई के अंदर अनिवासी भारतीयों को भारतीय नागरिकों की सभी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे सभी आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक सुविधाएं। जबकि ओसीआई के अंदर समुद्र पारी है भारतीय नागरिकता का दर्जा प्राप्त व्यक्ति को वही आर्थिक, वित्तीय व शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त हैं जो पीआईओ कार्ड धारक को प्राप्त हैं। एनआरआई के अंदर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नागरिकता संबंधी लाभ इन्हें भी प्राप्त है, अर्थात एक प्रकार से ये लोग भारतीय नागरिक होते हैं। जबकि ओसीआई समुद्र पारी भारतीय नागरिकता का दर्जा प्राप्त व्यक्ति को आजीवन वीज़ा मिलता है और विदेशी पंजीकरण अधिकारियों के पास पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। एनआरआई नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये तो भारतीय ही है। और ओसीआई जो होते हैं ये समुद्र पारी भारतीय नागरिकता होते हैं ना, तो इनके रूप में पंजीकरण होने के लिए 5 वर्ष बाद आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए एक तो प्रवासी भारतीय दिवस क्या है ये। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 18 अगस्त 2000 में प्रवासी भारतीयों के संबंध में लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी और इस समिति ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। 8 जनवरी 2002 को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है ये? 8 जनवरी 2002 को इसकी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। 9 जनवरी को मनाए जाने का कारण यह है कि इसी दिन वर्ष 2015 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर भारत वापस आए थे और वर्ष 2003 के बाद प्रत्येक वर्ष यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। 2003 से 3 साल के लिए मनाया जाता है। 2003 से तो ये 3 दिवस के लिए लगातार 3 दिन तक कार्यक्रम होते हैं, 9, 10, 11 को। वर्ष 2015 के बाद द्विवार्षिक आयोजन होता है इसका। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में 9 से 10 जनवरी 2025 को मनाया गया था, जिसके मुख्य अतिथि थे क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, त्रिनिडाद टोबैगो राष्ट्रपति थे ये, और इसकी थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान था। अब नागरिकता संबंधी विवाद चर्चित क्यों है वर्तमान में? देखिए कि हमारा जो गांधी परिवार है उसके अंदर सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की जो संभावना थी, उसने 13वीं लोकसभा पर इस विवाद को जन्म दिया कि देशीयकरण अथवा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति भारत के उच्चतम संवैधानिक पद अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है या नहीं। यदि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने को इच्छुक व्यक्ति की विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित हो तो भारत सरकार सभी शर्तों को हटा सकती है। 1 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने पाकिस्तानी मूल के विश्वविख्यात पियानो वादक अदनान सामी को देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर भारत का नागरिक बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टॉपिक हमारा इसी बार नया सिलेबस के अंदर जुड़ा है नागरिकता संबंधी, और इसमें अपन ने देखा किस प्रकार से हमारे जो भारतीय नागरिकता है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है ना। उन 5 प्रकारों को अपन ने देखा किन किन देशों में नागरिकता जो है एकल नागरिकता है, कनाडा, भारत और ब्रिटेन में, और अमेरिका में दोहरी, स्विट्ज़रलैंड में तिहरी नागरिकता, इसके बारे में पढ़ा अपन ने, है ना। और पीआईओ और ओसीआई कार्ड के बारे में देखा, एनआरआई के बारे में अपन ने पढ़ा, ओसीआई के बारे में पढ़ा। और इस प्रकार से दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।